नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, जो हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान कर रहे हैं उसमें ये तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले 2 पार्ट हो चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जा करके देखो, क्योंकि इसमें लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसे कंप्लीट शुरू से लेकर के और लास्ट तक करवाया जा रहा है। ये हिस्ट्री का पार्ट होगा और इससे जस्ट बाद 4th पार्ट जो है आप लोग को दे दिया जाएगा। उससे पहले अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करते उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए आज का अध्याय वैदिक सभ्यता शुरू करते हैं। इसमें आप ये देखेंगे, इससे जो है पहले यहाँ आप जो देख रहे हैं वैदिक सभ्यता, इससे पहले जो है वो हो चुका है। और ये वैदिक सभ्यता लूसेंट का जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्यों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदारवादी पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्प जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यहाँ एक जो है ब्रैकेट में एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ है दिशा, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो दिशा में पूर्व जो था उत्तर वैदिक शब्द था, उस मतलब आज के टाइम में जो जैसे पूर्व बोलते हैं उसी को उत्तर वैदिक काल में प्राची बोला जाता था और प्राची का राजा सम्राट कहे जाते थे। पश्चिम प्रतीची और स्वराष्ट्र, उत्तर उदाची और राजा का नाम विराट। मध्य यहाँ उत्तर वैदिक शब्द नहीं दिए हुए हैं और राजा का नाम राजा बोला जाता। दक्षिण में राजा को भोज बोला जाता था। यहाँ तक देख चुके हैं। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यहाँ नोट में दिया हुआ है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है।
सॉरी, देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ कुछ गलतियाँ हो गई। कह रहा है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज है। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी हुआ। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, यह युद्ध परुशनी ब्रैकेट में रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, यह उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6 है। इसे भी पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस कार्य में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटी भाई ब्रैकेट में देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उसनीस। तीसरा को बोलते हैं उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। यहाँ एक कोष्ठ में प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं क्या है यह। यहाँ ब्रैकेट में मैं इसको कलर भी कर चुका हूँ, देख लीजिए। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चावार्क प्रवर्तक चावार्क दर्शन के प्रवर्तक चावार्क थे। योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद या उलूक थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके हर एग्जाम में यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या का अर्थ है यहाँ न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले
की व्यवस्था की गई थी, अर्थात गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु किस श्रेणी में रखा गया था? गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में विषय वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बेकनॉट ब्रैकेट में सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। कुछ महत्वपूर्ण नदी है जो प्राचीन काल में उसका क्या नाम था, आधुनिक नाम भी दिया गया है। जिसमें टिक किया गया हो अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन यहाँ हम लोग सारा देखेंगे। आप लोग इसे ऑडियो के थ्रू सुन सकते हैं, वीडियो के थ्रू देख सकते हैं और इस चीज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों में जो टिक है वो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है और जो टिक नहीं किया गया है उसे भी आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं 1 से। प्राचीन नाम कुरुम्भ नदी है और आधुनिक नाम उसी नदी का कुर्रम है। प्राचीन नाम कुंभा है, आधुनिक नाम काबुल है। बितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम। आस्किनी, चिनाब, परूशनी, रावी, सतुद्री का सतलज। बिपाशा आधुनिक नाम ब्यास। सदानीरा आधुनिक नाम गंडक और दृशधती, घग्घर, गोमती का गोमल और सुवस्तु का स्वात, ये आधुनिक नाम है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यहाँ देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका किस चीज़ से संबंध है। यहाँ देवता का नाम देखेंगे इसमें, और ये जो संबंध दिया हुआ है जो देवता है उनका किस कार्य से, किस चीज़ों से संबंध है। तो देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता में इंद्र। इंद्र का जो संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता अग्नि थे वरुण। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ध्यो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता इसे ही माना जाता है। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता आश्विन है। ये आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता आश्विन है। पूषण पशुओं का देवता विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, और मरुत आंधी तूफान का देवता मरुत हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे।
उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं। इनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट में देखेंगे, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। एक बार फिर से देखेंगे नोट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्रम संख्या दिया हुआ है, यहाँ महाजनपद का नाम दिया हो और इसमें राजधानी दी हुई है और क्षेत्र आधुनिक समय में, वर्तमान समय में वो क्षेत्र किस जगह पर है उसका भी उल्लेख किया गया है। तो इस चीज़ को देखेंगे। एक अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। वर्तमान समय भागलपुर, मुंगेर, बिहार। मगध राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी। वर्तमान समय पटना, गया, बिहार। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। वज्जी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती राजधानी उज्जैन, महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल राजधानी कुशावती, वर्तमान स्थिति देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल अहिछत्र या काम्पिल्य, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेदी शक्तिमती, वर्तमान स्थिति बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य राजधानी विराटनगर, वर्तमान स्थिति जयपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज राजधानी हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सूरसेन राजधानी मथुरा के आसपास उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटली या पोतन राजधानी गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक था जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी।
और वर्तमान स्थिति गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वर्तमान स्थिति रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान। इस पार्ट में इतना ही रखेंगे। ये लुसेंट का थर्ड पार्ट था। अब जो होगा आप लोगों के लिए लुसेंट का फोर्थ पार्ट आएगा। आप जब ये जो लुसेंट का जो मैं सीरीज कर रहा हूँ इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें जैसे होता है कि एक तरह से मतलब बता दिया गया, वो नहीं है। इसमें आप देखेंगे बहुत ही गुड तरीके से, गहरी तरीके से इसमें एक तरह से ये कह सकते हैं रिसर्च किया गया। आप हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को टिक किया गया है कि कौन सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ टिक नहीं किया गया। लेकिन ये ऑडियो ग्रुप में जैसे आप रिवीजन करते टाइम खाना बना रहे हैं या आपको ऑडियो सुनना है, आप थक गए हैं, तो इसको ऑडियो के रूप में आप सुन सकते हैं। लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो इस चीज़ को आप गौर करेंगे कि किस चीज़ को लाइनिंग किया गया है, किस चीज़ को हाईलाइट किया गया है और किसको सर्कल किया गया है। जो सर्कल किया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो ही उसको सर्कल किया गया। हर एक चीज़ को जब आप देखेंगे तो बड़ी बारीकी से तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना मेहनत किया गया है। उसके बाद ये आप लोगों के बीच लाया गया है। ये जो सीरीज है इसमें लुसेंट का सारा सब्जेक्ट, लुसेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं एक एक लाइन आपको ऑडियो के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी विनती होगी कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर ज़रूर करेंगे और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है। जो व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं टेलीग्राम, वो लोग व्हाट्सअप से जुड़ जाएं और जो टेलीग्राम चलाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ जाएँ। आप लोग शेयर अवश्य करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आपको मैं एक बार ये PDF दिखा दे रहा हूँ, कितनी बारीकी तरीके से इसको किया गया है, फिर भी आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा सा दुख है, आप लोगों से शिकायत है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इसे थोड़ा शेयर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। और एक चीज़, अगर आप लोग वीडियो में किसी भी तरह का संशोधन चाहते हैं कि क्या सुधार किया जाए तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं और आपकी जो राय होगी उसे मैं निश्चित रूप से फॉलो करूँगा।